Yeah, ये बुरी है. Probably the second worst movie of Shankar after Indian 2, and I don't even know where to begin with. ये आज भी ऐसी फिल्में क्यों बना रहे हैं ये देश जानना चाहता है. ऐसा कौन सा सरकारी बाबू था जिसने शंकर को इतना बड़ा ट्रॉमा दे दिया कि बंदा अपनी फिल्मोग्राफी के थीम्स मोटिव्स को चेंज ही नहीं करना चाहता. Fighting against corrupt system, following value ethics, civic sense, social reforms, hierarchy, class divide, political drama, vigilante justice, dual identity, social commentary, dangers and gift of technology. बंदा दशकों से सेम चीज़ ही हमें दिखा रहा है एंड एवरीथिंग वॉज फिट एंड फाइन जब तक वो ताज़ा थी, जब तक हमारे लिए वो फ्रेश था. पर अब ये सब्जेक्ट उन्होंने इतना निचोड़ लिया है खुद के लिए कि अब चाहे वो कितना भी स्पेक्टिकल क्यों ना ऐड कर दे, इन अच्छे मैसेजेस इनमें क्यों ना ऐड कर दे, वो बस एक ट्रोप बन के रह जाता है जिसका ज़रूरत से ज़्यादा शोषण हो चुका है. जिसमें 2025 की मूवी गेम चेंजर भी सेम मोटिव्स के ऊपर है, जहां डॉक्टर राम नंदन ओरिजिनली एक डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे होते हैं अपने कॉलेज में, पर अपने एंगर इश्यूज को अच्छे से चैनलाइज करने के लिए अपने पसंदीदा औरत के कहने पे उन्होंने आईएएस की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि इनकी बंदी ने बोला था कि यही गुस्सा देश को सुधारने में लगाओ, अच्छे जगह पे इसे चैनलाइज करो. पर भाई 6 नंबर से चूक गए और आईपीएस ऑफिसर बन गए. जहां हद तो देखिए कि जब ये ट्रेनिंग करके लौटे तो इनकी बंदी कियारा आडवाणी, जो कि डॉक्टर दीपिका अब बन चुकी हैं, उन्होंने इनसे एकदम सारे कॉन्टैक्ट्स कट ऑफ कर दिए, क्योंकि इनकी गर्लफ्रेंड की कंडीशन थी कि अगर तुम गलती से आईपीएस बन गए तो इस गुस्से के साथ लोगों का एनकाउंटर करते ही फिरोगे. इसीलिए वो आईपीएस बनना चाह रहा था इतने सालों से एंड फिर भी कोशिश करता रह रहा था कि एक दिन बन जाऊंगा एंड फिर एक दिन वो बंदी मुझे मिल जाएगी. भाई आदमी औरत के लिए क्या क्या नहीं करता, जिसकी वजह से भाई सालों साल आईएएस की तैयारी करते रहे एंड जब आईपीएस से आईएएस बन गए तब इन्हें किसी तरीके से दीपिका मिली. एंड व्हाट काइंड ऑफ डम एज रिलेशनशिप इज दिस. एक आदमी एक औरत के लिए सब कुछ कर रहा है. एंड आई मीन मैं बात समझता हूँ कि अपने अपने टाइम में हम सब ने कुछ ना कुछ बकलोलियाँ की हुई हैं एंड टू बी ऑनेस्ट वो दरवाज़ा हम नहीं खोले तो अच्छा है. खैर आईएएस बनते ही राम का एनकाउंटर करप्ट पॉलिटिशियन से होता है. अब कहानी यह है कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अपने पास्ट के पापों की वजह से हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं एंड जब वो रास्ते से जा ही रहे होते हैं एम्बुलेंस में तो ब्रिज में एक होल हो जाता है, जिसके लिए उन्हें और एडिशनल ट्रॉमा झेलना पड़ता है कि किस तरीके की सरकार के साथ कैसी दुनिया में बना रहा हूँ. अपनी हॉस्पिटल की डेथ बेड पे उनके दोनों स्टेप बेटे उनके नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बनने के लिए लड़ रहे हैं, जिनमें से मेन खिलाड़ी है बॉब बिली मोपीदेव. एंड ओरिजिनल सीएम वहां पे वो मरता नहीं है, वो फिर से हॉस्पिटलाइज होकर दोबारा से जिंदा हो जाता है एंड सब कुछ इस बार ठीक करना चाहता है. जो उसके बेटे अब तो अंधा करप्ट हो चुके हैं, वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते, मगर फिर भी उनका बाप सीएम है तो कुछ ना कुछ बातें उन्हें तो माननी पड़ी. 1 साल का उनका आखिरी टर्म बचा हुआ है और वो सोच रहे हैं कि ये इलेक्शन तो मैं हारूंगा ही, क्यों ना ईमानदारी से सब कुछ अच्छा करके मर जाऊं. एंड पर उसका हरामी बेटा जिसे प्ले कर रहे हैं एसजे सूर्या, ही इज वेरी ब्लंट, एग्रेसिव एंड डिसरिस्पेक्टफुल. अपने बाप से चिढ़ने लगा है एंड फिर जब दोबारा से वो डेथ बेड पे उसका बाप चला जाता है तो अपने नेक्स्ट सीएम के उत्तराधिकारी उतरने से पहले ही अपने बाप को ही मार देता है, काफी ज्यादा गिड़गिड़ाने के बाद. इतना अनहिंज्ड है. जहां पीछे से आईएएस राम ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भाई उसका वो बेटा नेक्स्ट सीएम बन जाए, क्योंकि वरना अगर ये आ गया तो आने वाले 30 साल तक कुर्सी को नहीं छोड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा पावर हंग्री मेनियक है, बहुत ही करप्ट है, मतलब खराबी डिस्टोपिया की ओर लेके चला जाएगा स्टेट को. पर खेल तब हो गया कि जब ओरिजिनल सीएम मरता है तो वो एक वीडियो रिकॉर्डिंग छोड़ के जाता है कि उसके मरने के बाद उसका बेटा सीएम नहीं बनेगा बल्कि वो नेक्स्ट सीएम होगा आईएएस राम नंदन. अब इसके पीछे भी एक प्लॉट ट्विस्ट है, जहां ठीक बस एक जनरेशन पहले राम के पिताजी अपन्ना, आई होप कि अगर मैं नाम का प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ, वो अपने गांव में निजी ज़रूरतों के लिए आंदोलन किया करते थे. एंड उनका इतना नाम था अपने लोगों के बीच में कि उनके लोगों ने कहा कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी शुरू करते हैं और बड़े लेवल पे लोगों का भला करते हैं. अब अपन्ना के मना करने के बावजूद भी पार्टी शुरू ही हो गई कि चलो ठीक है कर ही लेते हैं. वो अपने स्टैमरिंग के कारण सीएम के कैंडिडेट तो बिल्कुल सामने से नहीं बन सके, पर अपनी वैल्यूज़ को दुनिया के सामने रखने के लिए एक बंदे को रिप्रेजेंट किया जो कि फ्यूचर में जाके वही सीएम बनता है जिसको आखिर में ट्रॉमा होता है. फिर जब पैसा इन्वॉल्व हुआ, पार्टी और करप्ट होने लगी, तो अपन्ना ने पार्टी को रद्द करने का निर्णय ले लिया. तो जैसे ही उसको पार्टी रद्द करने का निर्णय वो ले लेता है तो उस पार्टी लीडर यानी कि उस पार्टी लीडर के चेहरे ने उसे धोखा दे दिया, जो कि फ्यूचर में जाकर उसे ट्रॉमा वोमा होता है, जो फ्यूचर में जाके सीएम बनता है. जिसके बाद से इनकी बीवी अंधी हो गई उस ट्रॉमा को देखकर एंड उनका बेटा कहीं खो गया, जिसके बाद में अडॉप्ट वो कर लिया गया एंड फ्यूचर में वही आईएएस बनता है, अपने राम और अपने बाप की बनाई हुई पार्टी को करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा होता है. एंड अब मैं बता रहा हूं ये इतने ज्यादा इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स है कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा मगर वीडियो खत्म नहीं होगी.
क्योंकि इसके बाद भी कहानी और भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी वोटिंग होना है, इलेक्शन होना है, फिर उसमें लोगों को पैसे बांटना है। मोपी देव आके और भी आप पेच फंसा देता है, वो और भी एग्रेसिव हो जाता है, वोटिंग नहीं होने देता, फॉल्स तरीके से वोटिंग होती है, फिर उसका एक वो सोल्यूशन भी बना के निकालते हैं, फिर एक्शन भी देखने को मिलता है। उनमें 2 गाने भी पड़े हुए हैं और गाँव वालों को वो समझाते भी हैं कि पैसे ले लेना, फिर पैसे बढ़ा के ले लेना, फिर बाद में ट्रक पकड़ता है, फिर उसको बर्बाद करने के पीछे आता है। और फिर उसके पीछे से साइड में उसके जो बहुत ही राम के करीबी चाहने वाले थे, उसके बाप के सपने को पूरा करने के लिए वो एक और अलग से पार्टी बना रहे होते हैं, जो कि वो भी लीड में अब चल रही है। और वो अपने अलग तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि अगर हमने नहीं किया तो हम छोड़ देंगे कुर्सी। एंड फिर वोटिंग के क्लाइमैक्स के दौरान में चीजें इतनी absurd हो जाती हैं कि आई थिंक यार उन्होंने वहां पे गिव अप ही कर दिया। इतना पॉइंटलेस और हेड स्क्रैचिंग क्लाइमैक्स था कि आप कितना भी मास दे दो, कितना भी बड़ा CGI स्पेक्टिकल सजा दो, बकचोदी तो बकचोदी है यार। बट आई विल गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। रामचरण वॉज एक्सट्रीमली गुड इन इमोशनल सीन्स, चाहे वो पास्ट हो प्रेजेंट हो। वो बंदा ब्रीथ करने का उन्होंने वो पूरा फ्रेम दिया हुआ है कि हाँ आप उस समय सीमा में उसे फील करो, जो कि अच्छा था, मेरा दिल भर गया था। पर क्या ये चीज काफी होगी फिल्म की बाकी मेजर कमियों को नजरअंदाज करने के लिए? बिल्कुल नहीं। कुछ फिल्में होती है ना जिन्हें देख के आपको लगता है कि फक दिस शिट यार, मजा आई ना, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, इतनी छोटी छोटी कमियां मैं नजरअंदाज कर सकता हूँ। आप एंटरटेन हुए, जस्ट लाइक ये हॉट गर्ल वाला ही कंपैरिजन होता है कि अगर वो हॉट है तो तुम नजरअंदाज कर देते हो, छोड़ना जहां अब ये छोटी मोटी कोई कमियां नहीं है। दे वेंट विद अ वेरी स्पेसिफिक क्रिएटिव विजन। जिस तरह से ओवरब्लोन मिस्टर बीस्ट वाली एडिटिंग दी हुई है 500 इफेक्ट्स और ग्राफिक्स के साथ, और जो रिलेंटलेस पेसिंग एडिटिंग के थ्रू लेकर चल रहे होते हैं, जहां ये बात तो है कि मूवी आपको बांध के रखती है, कुछ ना कुछ ऐसे चक्कर मकर कुछ चल रहा होता है स्क्रीन पे। एंड पता है ये वही टैक्टिक है जो बच्चों को फंसा के रखने के लिए टीवी चैनल्स अपने कार्टून्स में यूज करते हैं। हमेशा टीवी पे ऐसा कुछ ना कुछ ग्राफिक्स चलते रहेंगे, कलर्स घूमते रहेंगे, कुछ चटकता मटकता फटता हुआ रहेगा, हमेशा से स्क्रीन पे कुछ ना कुछ उल जलूल चीजें आती रहेंगी, जिसकी वजह से वो ब्रेन रॉट बच्चा देखता रहे। वो बेबी शार्क डू 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 बेबी शार्क ऐसे मतलब भुलवाए रहे आपको, आपका अटेंशन पकड़ के रखे, दैट्स इट। ये तो थी एडिटिंग इनकी। और अगर ये इन्होंने फिल्म की एडिटिंग ऐसे करके फिल्म को बचाया है तो भगवान ही जाने कि एक्चुअल विजन क्या था इनका, विच इज नॉट बैड बट इट्स नॉट वेरी एडमायरेबल ईदर। क्योंकि जहां आप एक विजिलेंटी जस्टिस देना चाहते हो सोसाइटी में, जहां चाहे वो लोगों को अच्छा लगे ना लगे, पर समाज के लिए अच्छा होता है, वो भविष्य के लिए अच्छा होता है, तो फिर उसी की तुलना पे आप अपने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को लेकर ऐसे रेबेलियस क्यों नहीं हो? एक आर्ट फॉर्म में एक रेबेलियस डिक्लेरेशन होता है कि आपको क्या चाहिए मासेस के लिए, तो मतलब लोग तो हमेशा उलझुल चीजें ही डिमांड करेंगे, पर दिस इज मी, दिस इज माई स्टोरी, मैं हूं यहां पे। आप तो ऑडियंस को कढ़ाई पनीर तो बेच नहीं रहे हो या फिर आइसक्रीम तो बेच नहीं रहे हो कि हाँ थोड़ा सा मीठा या नमक कम हो गया तो और डाल लो, नहीं ना। खैर अब मैं क्या कौन होता हूँ इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने वाला। इफ देयर इज मनी इन्वॉल्व तो वहां पे अकाउंटेबिलिटी भी इन्वॉल्व होगी, बिजनेस है ये, वो कोई धर्मशाला तो चला नहीं रहे हैं। बट ये काफी कॉन्ट्रास्टिंग व्यू होता है कि मूवी में आप तो विजन कुछ और दिखा रहे हो पर एक्चुअली में किसी और विजन को आप फॉलो करते हो, तो ये किसी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन या बेट ही ना हुआ। नाउ अब अगर इनकी कहानी से इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स को अगर हम निकाल दें तो शंकर एक और चीज के लिए बहुत ही फेमस है अपनी फिल्मोग्राफी में, अपनी CGI और VFX का ओवरब्लोन इस्तेमाल को लेकर। एंड बॉय ओह बॉय, ही डज नॉट होल्ड हिमसेल्फ बैक। आपको एंटमैन के इफेक्ट से लेकर गुलाबी डॉक्टर स्ट्रेंज वाला पोर्टल भी देखने को मिल जाता है। एंड आई किड यू नॉट, ऐसा लगता है कि इन्हें एक नया खिलौना मिल गया है और वो सारे इफेक्ट्स इसमें डाले जा रहे हैं कि ये भी करते, वो भी करते, ये भी दिखाते, सब कर देंगे यहाँ पे। हर एक गाने, हर एक ऑलमोस्ट नए मोमेंट पे आपको कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिल रहा होता है। एंड गानों में तो वो इतने जाइनॉर्मस स्केल पे चले जाते हैं कि ये कौन सा बार्बी लैंड इंटरस्टेलर की दुनिया को मिशमैश करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि I mean, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बुरा लग रहा है देखने में, कुछ अलग ही था, वो अब्सर्डिटी थी। पर उसी के डायरेक्शन में एक जगरंडी वाला गाना भी आता है जिसकी लिरिक्स हम जान रहे हैं कि इस डायरेक्शन में ट्रांजिशन हो सकती है, बट वी नो कि क्यों नहीं कर सकते वो बट हाँ, अब्सर्डिटी उस लेवल पे वो खींच के लेके जाते हैं ना कि वो अच्छे और बुरे से फिर परे हो जाता है। जहाँ ह्यूमर की बात करें तो टिट्स से वो शुरू तो जरूर से करते हैं, फुल ऑन बॉडी के क्रीपी स्कैन पे भी जाते हैं, एंड एंड में
आदत से मजबूर आ ही जाते अपने नेवल पे। एंड मैं कसम से बता रहा हूँ, मुझे इतनी हंसी आई थी जब वो नेवल पे बंदा मोटर बोट कर रहा होता है। आई वाज लाइक होली शिट, दे डिड इट अगेन। जिसमें से अगर कोई नोटवर्दी चीज मेरा अटेंशन खींचती है अपनी कास्ट की परफॉर्मेंस को लेकर, तो वह एसजे सूर्या की परफॉर्मेंस रही है। उनका कैरेक्टर अपनी अनहिंज्डनेस को लेकर ग्रो करता है। जिस इंटेंसिटी में आपको शुरू में नजर आता है, एंड आते आते तो डैम भाई वो किसी और ही लेवल पे होता है। आपको फील होता है कि नहीं, ये कैरेक्टर की इसकी यहाँ पे एक बॉटल नेक है, लेकिन नहीं, वो अपनी कैप्टिवेटिंग परफॉर्मेंस से वो खुद की लाइन को इतना क्रॉस करते हैं कि आई वॉज इम्प्रेस्ड एज एन कैरेक्टर। मजा आई मुझे देखकर, प्योर इवल था वो। जहां मूवी की मेन कास्ट ने अपना ठीक काम किया। आई मीन कियारा आडवाणी बस एक लव इंटरेस्ट ही रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। वो कुछ और काम कर सकती थी, बट मेकर्स ने सोचा कि हमें एक हीरोइन चाहिए जो कि थोड़ा सा हॉट लगे, प्राइम में अपने दिखे, तो कियारा आडवाणी उनकी बेस्ट चॉइस रही है, थोड़ा सा पैन होने के लिए भी। वो अपना काम करती हैं एंड फिर साइड में हो जाती है। जहाँ एक फनी सा सीन भी आता है मूवी में कि जब वो गुलू गुलू करने जा रहे होते हैं तो एक बड़ा सा सीजी कल्चर वाला आ जाता है दीवार उनके बीच में, एंड दोनों वर्बली बात कर रहे हैं कि क्या हम अपनी कल्चर्स की लाइन को क्रॉस तो नहीं ना कर रहे हैं। एंड दैट वाज सो क्रिंज यार, बट फनी भी था ना। ओवरऑल बात करें तो आई वॉन्ट टू होल्ड समथिंग पॉजिटिव फ्रॉम दिस फिल्म, पर जब मैं इसके बारे में और ख्याल देता हूं ना, तो इट जस्ट लीव्स मी विथ मोर डिसअपॉइंटमेंट। क्योंकि गाने बहुत बुरे नहीं है इस पे, फिल्म की कॉमेडी हिट एंड मिस चलती है। अब्सर्डिटी मैंने बाकी सदर्न फिल्म्स में भी एंजॉय की है, भले ही मैं उनकी इज्जत नहीं करता, पर क्या मैंने इसे देखते हुए एंजॉय किया? मैं ये पूरे 100% तरीके से नहीं बोल सकता कि आई हैड अ ग्रेट टाइम, नहीं। नैरेटिव सेंसलेस डायरेक्शन में चलता है, लॉजिक प्रेजेंट भी किया जाता है तो अपनी कन्वीनियंस पे, जिसके ट्विस्ट एंड टर्न्स इतने ज्यादा हैं कि क्लाइमैक्स आते आते ये गिव अप ही मार देते हैं और आपका दिमाग भी गिव अप मार देता है कि आपको फील होता है कि मे बी शायद उन्होंने अपने असिस्टेंट से बोल दिया हो कि एडी यार तू वो मोको बोट वाला कैमरा उठा ले एंड उस रिग से 500 और शॉट्स ले जो घूम घूम के ऐसे एक जगह से खड़े होते लेता है। आई मीन वो कुछ जगहों पे शुरू में कूल लगता है, पर अगर हर बार ही यूज हो रहा है तो वो एक ट्रोप बन जाता है, मीम मटेरियल कि भाई अब आप यही करते हो, आपके पास यही एक कैमरा था। जिसमें से मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि ये एक वेस्टेड पोटेंशियल था, ना ही मैंने कोई ग्रेस मार्क्स या पासिंग मार्क्स से इन्हें बचा भी रहा हूं, बिल्कुल नहीं। कि इनके पास एक अच्छी कहानी थी, मैसेज अच्छा था, दुनिया को सुधारने वाली बातें कर रहे थे, एक सोल्यूशन दिया एंड में, नहीं। एस शंकर पिछले 10 साल से यही मैसेज दे रहे हैं, जिसकी क्रिएटिव थकान, यस उनकी क्रिएटिव थकान उनकी डायरेक्शन स्टाइल एंड फिल्मोग्राफी में भी नजर आने लगी है कि अब आगे क्या दिखाएं। सेम चीज को 10 बार घुमा के हमें दिखाया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, फिल्म देखने के बाद तुम अपने मेन हीरो के रोल को लेकर कंफ्यूज हो जाते हो। वो एक मजाक बना रहता है कि क्या वो एक एक्टिविस्ट था, डबल रोल है, फार्मर था, आईपीएस है, आईएएस है, सीएम है, इलेक्शन कमिश्नर है, बेटा, बॉयफ्रेंड, क्या है ये? जिसमें याद करोगे तो रामचरण ने मूवी के बीच में एक डायलॉग बोला था कि आई एम वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो मूवी का एक्चुअल नाम यही होना चाहिए, अनप्रिडिक्टेबल। इस मूवी को देखने के बाद काफी एग्जॉस्टेड तो मैं फील किया ही हूँ, थोड़ा इरिटेटेड भी हूँ, ब्रेन रॉट है। मतलब मैं मानता हूँ मे भी पहले कूल लगता होगा, 10 साल पहले होता, मैं बच्चा होता देख के पागल हो जाता, बट अब नहीं। डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी है इसे देखने के बाद। अब इंडियन 2 देखने के बाद ऑलरेडी एहसास तो हो ही गया था कि यार कितनी ही अच्छी होने वाली है। मैं इसे एक और अच्छा टाइम पास भी कंसिडर नहीं करना चाहूंगा। यू हैव टू बी ऑन सम साइकेडेलिक्स टू एंजॉय दिस मूवी। बाकी तुम अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि अगर तुमने मूवी देखी तो तुम्हें कैसी लगी। यार साल का पहला महीना और कैसी कैसी मूवीज हमें देखने को मिल रही हैं, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।